हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी और सभी सम्मानित नेतागण और सारे पत्रकार हमारे साथी, आज सबसे पहले भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज के पूजन दिवस के इस पावन अवसर, गोवर्धन पूजा के इस पावन अवसर पर हम सभी प्रदेशवासियों को, हम यहाँ आदमपुर मंडी से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये दीपावली प्रभु श्री राम, प्रभु भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद भारतवर्ष पे बरसे, हरियाणा प्रदेश पे बरसे, हमारे इस इलाके पे बरसे और हमारा प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चले, हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। आज ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के दरबार में प्रार्थना करते हैं। और आज इस अवसर पर यहाँ पर आज दिवाली की रामनवमी की रामा श्यामा के अवसर पे बहुत ही बड़ी संख्या में आदमपुर क्षेत्र के एक एक गांव से 36 बिरादरी के लोगों का यहाँ पर आगमन रहा, सबसे मिलने का अवसर मिला। आपको याद होगा उपचुनाव में बड़ा नज़दीकी चुनाव था, मगर सत्ता बल और बाई इलेक्शन में सत्ता बल का एक विशेष योगदान रहता है और उस आधार पर ये पिछला चुनाव बीजेपी जेजेपी ने दोनों ने मिलकर लड़ा, सत्ता बल के आधार पर लड़ा, बाई इलेक्शन लड़ा और एक नज़दीकी चुनाव जीतने में कामयाब बीजेपी हुई। और बड़े बड़े वायदे किए गए आदमपुर वासियों से, कहा गया कि इन आने वाले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ आदमपुर की कायाकल्प होगी, बड़े बड़े पद आदमपुर में मिलेंगे, मंत्रिमंडल तक की पदों की बात कही गई और भी बहुत कुछ कहा गया। बड़े बड़े विकास कार्यों का आश्वासन दिया गया, बड़ी समस्याओं के समाधान के आश्वासन दिए गए, लेकिन आज उस बात को 1 साल हो चुका है। दुर्भाग्य से ना तो कोई अभी तक कोई ठोस विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं पूरे आदमपुर में, ना ही जिस तरह की बातें कही गई थी उनका कहीं कोई जिक्र दिखाई दिया। अब मात्र 6 महीने और 3 हफ्ते बचे सरकार के कार्यकाल के। अगर आप आचार संहिता निकाल दें, सितंबर में चुनाव डिक्लेयर होते हैं, 1 महीने का आचार संहिता रहती है, बची पूरा कार्यकाल का। अब इन 7 महीने में कोई उम्मीद, मैं समझता हूँ आदमपुर वासियों की, जो जिस उम्मीद से मौका दिया था कि भाई चलो क्या पता इन 1.5-2 साल में कुछ करें, कुछ हो काम, मगर कोई कार्य नहीं हुए। ना लोगों के निजी काम हुए, ना यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या किसानों की है, व्यापारियों की है, नौजवानों के रोज़गार की है। ना किसान को दाम मिला, ना बेरोज़गार को काम मिला। ये जो टाइम था ये चला गया और बड़ी दुख की बात है। तो ये हमें आज ये जनसमूह जो उमड़ के आया था वो इस बात का प्रतीक है कि आदमपुर में निश्चित तौर से बदलाव तय है। कांग्रेस पार्टी आदमपुर में चुनाव जीतने जा रही है, अगला विधानसभा चुनाव जब होगा। बाकी आपके जो प्रश्न है, बाकी जयप्रकाश जी को कुछ तो यूरिया ही कौन मिली जी पूरी तो वही कह रहे, चाहे डीएपी यूरिया की बात रही हो, तो एक ये तो समस्याएं तो हमने एक डिटेल में, तो अब मैंने जनरल बात आपको कही कि बदलाव निश्चित तौर से ना सिर्फ प्रदेश में बदलाव तय है, प्रदेश में बदलाव है ही, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी इस विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिलेगा। आज जनता ने मन बना ली। एमपी साहब, बीजेपी सरकार विज्ञापन पॉलिसी लेके आई है सोशल मीडिया के लिए, आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी सरकार ने लगभग 600 करोड़ का बजट, पहली बार प्रदेश के इतिहास में 600 करोड़ रुपए का बजट, 600 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 600 करोड़ में आप 2-3 बड़े मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकते हैं, लेकिन 600 करोड़ का बजट, विज्ञापनों का बजट निकाला है। आपने देखा होगा कि हर अखबार में हर रोज़ पिछले 1 महीने से एक पूरे पेज का इश्तिहार
बीजेपी की हरियाणा सरकार दे रही है। और इस प्रकार से सोशल मीडिया के पे भी और हर चैनल पे कितना खर्चा किया जा रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये प्रदेश की भोली भाली जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। इस पैसे से वो चाहते हैं कि देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया, सोशल मीडिया को प्रभावित कर पाएँ, लेकिन जनता सब जानती है, जनता को समझती है धरातल पे कुछ हुआ नहीं काम। और केवल मीडिया को प्रभावित करके, मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी अपनी झूठ और जुमलों को प्रसारित करके ये सरकार सफल नहीं हो पाएगी। लोगों को धरातल तक सच का आज के दिन पता चल चुका है। तो ये पॉलिसी है। और सोशल मीडिया पे इतना व्यापक खर्च रहे। मैं सोशल मीडिया वालों को मैं कहना चाहता हूँ, और ये मैंने कहा भी है बार बार, कि बहुत से सोशल मीडिया वाले निर्भीकता और ईमानदारी से उन्होंने अपनी साख बनाई है। वो सच को सच दिखाते हैं। और अगर बीजेपी से अगर बजट लेके और विज्ञापन लेकर वो रातों रात झूठ को सच दिखाने लगे और ये बताने लगे, तो फिर कोई ना कोई और उनकी जगह जो सच दिखाएगा, टीआरपी उसके पास चली जाएगी। सोशल मीडिया क्योंकि ऐसा चैनल है, एमपी साहब एक सवाल सोशल मीडिया में जो सच है वो चलता है। कोई सही है कि दिखाएगा भाई खट्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उसके 90 व्यू आएंगे। कोई दिखाएगा कि भाई इतना बुरा हाल हो गया, तो उसके 90,000 व्यू आएंगे। तो ये भी आप देख के अपना दिखाएं। सोशल मीडिया पे आप नहीं दिखाएंगे तो कोई ना कोई दिखाएगा। सच छुपाया नहीं जा सकता, सच लोगों तक पहुंचता ही है। एमपी साहब, आदमपुर में उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे। आदमपुर में सड़कें बनी साहब पर रातों रात वापस टूट जाती है, तो उसके ऊपर क्या कुछ आज क्या स्थिति है आप देखिए। मैं कह रहा हूँ कोई बड़ा कार्य अगर हुआ आदमपुर में, आप बताइए। जो यहाँ से विधायक बने हैं और जो भाजपा के सारा तंत्र आ गया था यहाँ, बीजेपी और जेजेपी के सारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री आ गए थे बड़े बड़े वायदे करने के लिए। वो मुख्यमंत्री और वो मंत्री कितनी बार आए हैं, क्या क्या कार्य करने आए हैं इस एक साल में? क्योंकि अब तो 6 महीने रह गए। अब तो 6 महीने में तो हमारी भी बात और उनकी भी बात, क्योंकि 6 महीने में तो टेंडर ही लगता है, इतने टेंडर की प्रक्रिया ही। तो अब तो जो हमारी बात पे ज़्यादा विश्वास किया जाना चाहिए, विपक्ष की बात पे, कि जो सरकार हमारी बनेगी तो हम जो काम कराएंगे। मगर इस एक साल में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्री जो बड़े बड़े वायदे करते थे, वो कितनी बार आए आदमपुर में और कौन से बड़े विकास कार्यों की शुरुआत कराई, उसकी लिस्ट बताएं। कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये कोई विकास कार्य कोई बड़ा ठोस शुरू कराया नहीं। आप केवल सड़क की बात ना करें, सड़क के साथ सारी बातें। सरकार ने इतनी वैकेंसियाँ निकाल रही, हर बार पेपर लीक हो जाते, ज्वाइनिंग नहीं होती। देखिए, ये जहाँ तक आज हरियाणा प्रदेश के में बेरोज़गारी का एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा प्रदेश आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का प्रदेश बन चुका है। ना तो इस सरकार के कार्यकाल में कोई इंडस्ट्री आई हो, कोई थर्मल कारखाना लगा हो, कोई परमाणु कारखाना लगा हो, तो ना प्राइवेट के क्षेत्र के अंदर रोज़गार आ पाया। और सरकारी क्षेत्र में, जैसा कि आपने बताया, सरकारी क्षेत्र में या तो रोज़गार समाप्त कर दिए गए, पोस्ट ख़त्म हो गई, जो बच्चे स्कूलों के आगे बैठे, क्योंकि आज स्कूलों के में शिक्षा महकमे में भर्ती नहीं हुई। हमारी सरकार में 1 लाख केवल शिक्षा महकमे में भर्ती हुई थी, इनकी सरकार में अभी जेबीटी की भर्ती नहीं हुई। तो या तो पद समाप्त कर दिए गए या उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया गया कौशल निगम के माध्यम से, जहां बिना जो है किसी रिजर्वेशन का ख्याल रखे बैकडोर से कुछ बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, मगर वो भी कच्चे। और या फिर जो फिर भी कुछ पद निकाले, वो या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। रिकॉर्ड भर्ती घोटाले, देश में कहीं इतने भर्ती घोटाले नहीं हुए, 30 के लगभग तो पेपर लीक घोटाले। HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, HSSC के अधिकारियों के पास करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। अभी भी आपने देखा होगा डेंटल सर्जन में और उसमें, और फिर भी सरकार उनकी भर्तियों को चला रही है। जो बता रहे हैं कि भाई आंसर शीट मैच हुई और सारी ईडी ने जो सारा दस्तावेज ईडी के पास पहुँचे हैं, रिकॉर्ड भर्ती घोटाले। इन सब के बावजूद भी जो भर्तियां निकली, उनमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। SDO 2019 की भर्ती 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। SDO इलेक्ट्रिकल 2021 की भर्ती 99 में से 22 हरियाणा के बच्चे, 77 बाहर के बच्चे। अभी
असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल 156 में से 53 हरियाणा के और 103 बाहर के। ऐसे ही HCS के अंदर लगभग 36 बाहर के। ये अभी आपको याद होगा राजस्थान में मुद्दा बना था और राजस्थान के BD कल्ला जो बीकानेर के हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने जवाब दिया कि 1% से ज़्यादा RPSC के थ्रू राजस्थान से बाहर के युवा को हम नहीं लगने देंगे। ये बाकी प्रदेशों में भी है। हरियाणा में जो भर्तियाँ आती हैं, बार बार मेरी मांग करने के बावजूद जो है सरकार जो इस रास्ते पे रही, और यही आज कारण है। ये एक भर्ती लाते इलेक्शन से पहले, और जो है अब ये ग्रुप D की भर्ती लाए 13,000 पोस्ट। 13,000 पोस्ट के लिए 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, जिसमें से 8 लाख बच्चों ने लिखा कि उनके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। ये प्रतीक इस भयावह बेरोजगारी की स्थिति का हरियाणा का प्रतीक है, जो अभी ग्रुप D की भर्ती हो रही है। और वो भी CT लीक हो गया, CT पेपर लीक हो गया, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। उसमें भी मैं समझता हूँ कि व्यापक पक्षपात चला इस सरकार के अंदर। ग्रुप D की बात हो या HPSC के माध्यम से बाकी नौकरियों की बात हो, हर जगह इस सरकार के अंदर नौकरियां बेची जा रही हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। रोड मैप रहेगा कि आप आरोप लगाने के आप बता रहे हैं कि जो सरकार की कारगुजारियां हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, तो आपका क्या रोड मैप है, आपकी पार्टी का क्या विजन है कि किस प्रकार आप इस अनियमितताओं को दूर करेंगे? देखिए, हमारी पूरी पार्टी का इसमें एक मैनिफेस्टो है। इस सरकार में तो एक और बात बताइए, सरकार HPSC के जो चेयरमैन हैं, क्या 2.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई काबिल ऐसा नहीं मिला व्यक्ति जो HPSC का चेयरमैन हरियाणा वासी बन सके? आज वो हरियाणा झारखंड के हैं, जैसा कि आप जानते हैं। HPSC के चेयरमैन, उन पे गंभीर पीछे आरोप भी लगे हुए थे, जिनका जो है उन्होंने पक्ष रखा था। लेकिन क्या हरियाणा वासी एक नहीं मिला इनको? पहली एक सरकार है शायद देश में, पहला एक प्रदेश है जहाँ जो भर्ती, उस प्रदेश में भर्ती करने की जो कमीशन है, उसके चेयरमैन बाहर से लाके लगाए गए। तो ये हरियाणा वासियों के अधिकारों को, बहुत सी ऐसी बातें, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण में देना चाहता हूँ। जितने भी इम्तिहान होते हैं, गुजरात में गुजराती में देने होते हैं तो वहाँ के नौजवानों को ऑटोमेटिकली तवज्जो मिल जाती है। पंजाब में पंजाबी में देने होते हैं, महाराष्ट्र में मराठी में, और तमिलनाडु में तमिल में, हरियाणा के अंदर हिंदी के अंदर। इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि हरियाणा के अंदर हर इम्तिहान में हरियाणा की GK रखी जाए। इस पर लड़ाई भी लड़ी हमने। अब जाके कह रहे हैं कि पुलिस की भर्ती में रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी, कह नहीं सकते, लेकिन दबाव में आके इन्होंने कदम उठाया, ऐसा लगता है। तो इस सरकार की मंशा, हरियाणा के नौजवानों के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और इन सब मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में आपके जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश कांग्रेस का क्या कुछ? जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हर वर्ग को उनकी जनसंख्या के आधार पर उनके अधिकार देश में मिलने चाहिए और प्रदेश में भी मिलने चाहिए। दीपेंद्र जी, आज आप रामनवमी के अवसर पर आदमपुर में आए हैं। हालांकि ये एक भाईचारे का प्रतीक मैं इसे कहूँगा, लेकिन विपक्ष द्वारा मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए बार बार हल्के में दीपेंद्र जी अपनी पैठ जमाने के लिए आ रहे हैं। पहले कह रहे थे कि बाई इलेक्शन नज़दीक है इसीलिए बार बार आ रहे हैं, अब कह रहे हैं विधानसभा चुनाव नज़दीक है इसलिए बार बार आ रहे हैं। और जब विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो कहेंगे कि फिर ये कहने लग जाएंगे कि ये दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं इसलिए बार बार आ रहे हैं। हम तो आते ही रहेंगे। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा पारिवारिक जुड़ाव भी है। मैं समझता हूँ कि जो है मेरे परदादा जी लुदास गांव में आके बसे, हमारा आधा परिवार यहाँ बसा हुआ है। तो यहाँ जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की राजनीति में विशेष स्थान रखता है और यहाँ पे हमारा पारिवारिक जुड़ाव आदमपुर क्षेत्र से रहा है। आदमपुर क्षेत्रवासियों ने इतना साथ, समर्थन, आशीर्वाद दिया। हरियाणा की राजनीति जब एक नाजुक मोड़ पे थी, उस समय यहाँ पर बाई उपचुनाव में जयप्रकाश जी को एक लगभग बराबर की टक्कर जिसे कहा जाएगा, क्योंकि सत्ता बल बाई इलेक्शन में आप समझ सकते हो इतना मार्जिन, बहुत बड़ी संख्या में 36 बिरादरी ने जो आशीर्वाद और साथ दिया। और मैं 36 बिरादरी इसलिए कहूँगा कि लगभग हर 80 बूथ पे हम जीते
और लगभग हर जो है बैकवर्ड समाज के जो गांव थे उनमें हम बराबर के निकले, चाहे वो ढाणी मोहब्बतपुर हो चाहे जो बाकी हो। तो हर वर्ग ने इतना साथ और आशीर्वाद दिया। प्रदेश की राजनीति में आदमपुर चुनाव के नतीजे का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। उसके बाद 35 पूर्व विधायक आदमपुर उपचुनाव के बाद से लेकर आज इस साल के अंदर कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, ख़ासतौर पे बीजेपी जेजेपी छोड़कर। उस चुनाव का नतीजे का असर वो देखा जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि आदमपुर चुनाव एमपी साहब एक सवाल रहेगा, जहाँ जाते हैं एक सवाल पूछा जाता है कि आदमपुर में साहब आपकी बार टिकट किसको मिलेगी? सबसे बड़ी बात ये, आदमपुर में टिकट किसको मिलेगी? जब ये उपचुनाव था तो जब आप सवाल पूछते तो हम क्या जवाब देते थे? हम ये जवाब देते थे कि लोग जिसको कहेंगे उसी को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। और आज भी वही जवाब है जो उपचुनाव से पहले आपने बार बार पूछा होगा और बार बार हमने यही जवाब दिया होगा। अंदर जी, जनता की आवाज़ की बात करें आप, जनता की आवाज़ रहती है भी एक कैंडिडेट आए। आदमपुर की विडम्बना ये है कि हर बार कैंडिडेट चेंज हो गया, पुराना इतिहास ऐसा नहीं है। हर बार कैंडिडेट चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। जयप्रकाश जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और उसके बाद दोबारा से इन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा। बीच में जो परिस्थिति बनी आपको पता है जो है, तो जयप्रकाश जी ने, तो ऐसा नहीं है कि भाई हर बार लोकसभा का चुनाव लड़वाएगी सर जेपी जी कुछ पहले में। तो ऐसा है कि लोकसभा में भी जो वही जवाब है जो कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे, आप देखा होगा आपने जो 4 प्रदेशों के 5 प्रदेशों के चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव के अंदर भी क्या परिणाम रहने वाला है? कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सर्वे के आधार पर चली है और लोकसभा की बात हो विधानसभा की बात हो, सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उतारने का काम करेगा। आज प्रदेश में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक लहर चल रही है। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी दिन रात मजबूत हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एक ही बात आ रही है चारों तरफ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में, और बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर दुष्यंत सरकार ये जा रही है। अहंकारी सरकार है और इनका अहंकार जल्दी टूटने वाला है, इनका घमंड टूटने वाला है। जहाँ तक 5 प्रदेशों की आप बात कर रहे थे, 5 प्रदेशों में हमें उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हर प्रदेश में रहेगा। स्कोर क्या रहेगा सर? स्कोर तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बहुत कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कोई ताजुब नहीं होगा अगर कांग्रेस पार्टी अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी एक सरकार बड़े बहुमत से बना पाए। दीपेंद्र जी, आदमपुर से आप अपना ताल्लुक बता रहे हैं पुराना, और पिछली साल भी रामनवमी के दिन बड़े हुड्डा साहब आए और इस साल आप आए हैं, तो पूरी आदमपुर में ये चर्चा हो रही है कि दीपेंद्र जी आदमपुर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये खलबली 105-7 की तरफ भी हो रही थी सुबह। ये तो आपका कोई प्रश्न नहीं हुआ, ये तो आप चर्चा का बता रहे। मेरी जानकारी के लिए धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी।